नमस्कार। इसके पहले के सीरीज में आपने ढेर सारे क्वेश्चन देखे होंगे और उसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा रहा है आपको। तो चलिए आज एक नए टॉपिक की बात करते हैं। आज रिमोट सेंसिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर स्टेटमेंट हैं 2 और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पूछा है फोटोग्राफ्स आर ओरिजिनली प्रोड्यूस इन एनालॉग फॉर्म और दूसरा दिया है इमेज इज प्रोड्यूस इन डिजिटल फॉर्म। यानी फोटोग्राफ और इमेज में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आप देखोगे जो पारंपरिक फोटोग्राफिक प्रक्रिया किया जाता है, ये एनालॉग फॉर्म में बनाए जाते थे। लेकिन अभी जो इमेज का यूज हम करते हैं ये पिक्सल में आते हैं और इसी कारण से ये डिजिटल फॉर्म होते हैं। मतलब कि दोनों के दोनों कथन जो है ये सही दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट भी और दूसरा स्टेटमेंट भी सही आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रेडिशनल फ़ोटोज़ जो आज आप लेते हैं ये इमेज के रूप में होते हैं। मोबाइल से जो आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो एट अ पॉइंट आप क्लिक करते हो, उसी समय वो इमेज क्रिएट हो जाता है और पिक्सल पिक्सल के रूप में आप देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया था फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट वाच, इसमें से कौन सा पहली बार फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट था। तो अगर आप देखो तो ये पहला इसमें देखने को मिलेगा, ये TIROS जो है, इसका अगर फुल फॉर्म देखोगे तो टी से हो जाएगा यहाँ पर टेलीविज़न, आई से हो गया इंफ्रारेड क्योंकि ये इंफ्रारेड पर आधारित था, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो यह यहाँ से आप ये आपसे एकदम बिल्कुल ही क्लियर होगा कि ये सर कौन सा ये रेज यूज करता था। तो आप कहोगे कि सर ये इंफ्रारेड यूज करता था और ये कब शुरू हुआ था। तो अगर आप देखोगे TIROS-1 जो था ये 1 अप्रैल 1960 को ये अमेरिका द्वारा छोड़ा गया था। ये विश्व का पहला जो है ये आप देखोगे वेदर सैटेलाइट था। तो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट आपको जो है TIROS-1 देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, स्टेटमेंट कुछ दिया गया है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। डेटा फ्रॉम द सेवरल सोर्स इज इंटीग्रेटेड इन कंसिस्टेंट फॉर्म, कई स्रोतों से प्राप्त डेटा को एक सुसंगत रूप में बदला जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। ये आपको हमने बताया एज मैचिंग या फिर इस तरह के जो है उसके रिजोल्यूशन मैचिंग की ये प्रक्रिया आपने देखा है। व्हाट इफ़ द सिनेरियो कैन बी विजुलाइज, क्या होगा यदि दृश्य की परिकल्पना किया जाए। यानी यह जो है व्हाट इफ़ का हम प्रयोग तब करते हैं जब यह सिनेरियो जो है में संदेह हो कि कैन बी विजुलाइज हो। ठीक, ये भी बात सही है। फिर कह रहा है इन अ वेक्टर डेटाबेस मैप डेटा इज स्टोर्ड इन अ मैट्रिक्स ऑफ ग्रिड सेल। अगर वेक्टर में आप देखोगे तो वेक्टर में आप ये ये डेटा को यहाँ पर पॉइंट में या लाइंस में या पॉलीगन्स में आप यूज करते हो। आप डॉट फॉर्म में यूज करते हो, यहाँ आप डॉट में यूज करते हो या लाइन में यूज करते हो या पॉलीगन्स में यूज करते हो। आप जो है कहीं भी आप देखोगे ये ये वेक्टर डेटाबेस में आप मैट्रिक्स का प्रयोग नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये गलत देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है एट्रीब्यूट डेटा कैन बी डिस्क्रिप्टिव डेटा ऑफ फीचर। एट्रीब्यूट डेटा जो होते हैं वो वर्णनात्मक डेटा होते हैं। ये भी बात सही है। मतलब इसमें अगर गलत आपसे पूछा जाए तो देखो डायरेक्ट ही आपको सबसे आसान वाला ही गलत इसमें दिख जा रहा है, तो आप सी इसका आंसर करोगे। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा है द GIS बेस्ड मैप कैन बी अपडेटेड, एडिटेड, डिस्प्लेड और व्यूड इन गूगल वेब पोर्टल। तो अगर आप देखोगे GIS के जो मैप होते हैं डिजिटल मैप होते हैं जिसको ईजिली आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, गूगल वेब पोर्टल पे देख सकते हो। तो ये सारी विशेषताएं जो है आपको देखने को मिलेगी ये GIS के अंदर। मतलब ये 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपको दिया हुआ है यहाँ पर इमेज, ये कुछ स्पेक्ट्रल बैंड दिया हुआ है और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पूछा गया है कि इसका उपयोग आप क्या करते हो। अगर आप ब्लू स्पेक्ट्रल बैंड को देखोगे तो आप इसके लिए ये कोस्टल मैपिंग करना होगा। तो ये कोस्टल मैपिंग में क्योंकि यहाँ से आप वाटर को दिखा सकते हो तो ये कोस्टल मैपिंग के साथ चला जाएगा। ग्रीन को देखोगे ये वेजिटेशंस को दिखा सकता है, तो यहाँ वेजिटेशन डिस्क्रिमिनेशन को देखना हो तो आप ग्रीन का यूज करते हो।
अगर रेड की बात करें तो रेड को हम सॉइल को अगर देखना हो तो सॉइल के लिए यूज कर सकते हैं। और थर्मल जो है स्कैनिंग किया जाता है जब हमको स्ट्रेस एनालिसिस करना हो वेजिटेबल्स के अंदर, तो यहाँ थर्मल स्कैनिंग करते हैं। मतलब आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर देखोगे 2 का 3, उसके बाद बी का आपको 4, सी का 2, यानी ऑप्शन 2 जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है थर्मल इंफ्रारेड एनर्जी इन रिमोट सेंसिंग इज सेंस्ड बाय द रेडियोमीटर। यानी सुदूर संवेदन में तापीय अवरक्त ऊर्जा को रेडियोमीटर द्वारा महसूस किया जाता है। और थर्मल इंफ्रारेड कैन नाइदर बी सीन बाय ह्यूमन आइज और नॉर कैन बी फोटोग्राफ्ड। इसको ना तो आप आंखों से देख सकते हो और ना ही इससे फोटोग्राफी कर सकते हो। तो ये बिल्कुल देखिए यहाँ डिजिटल इमेज की बात नहीं कर रहा है, और ये यह जो है आप मानव परसेप्शंस के हिसाब से देखोगे, मानव आंखों के हिसाब से देखोगे तो केवल आप विजुअल लाइट को देख पाते हो। मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और पहला स्टेटमेंट भी सही है। और क्यों इसको रेडियोमीटर से मापा जाता है? क्योंकि आप आँख से नहीं देख पाते हो, तो मतलब कि एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि दोनों सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटलाइजेशन या फिर डिजिटलाइजिंग या स्कैनिंग किस जीआईएस प्रक्रिया की भाग है? तो जीआईएस में हम जब डेटा एक्विजिशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम स्कैनिंग करते हैं। अपने सिंपल सी बात देखो, स्कैन आप क्यों करते हो? जब कोई डेटा इनपुट आपको प्राप्त करना होता है तो आप डेटा एक्विजिशन करना होता है, तब आप जो है स्कैनिंग प्रक्रिया को करते हो। ठीक, तो यह जो है डेटा एक्विजिशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर वेक्टर डेटा मॉडलिंग जीआईएस। इसके अंदर जीआईएस के अंदर कौन सा बात सही है? वेक्टर डेटा मॉडल के अंदर सिंपल डेटा मॉडल एंड लो कार्टोग्राफिक क्वालिटी, ये सरल होता है और कम कार्टोग्राफिक गुणवत्ता होती है। नहीं, यहाँ जो है कम्पैक्ट संरचना है और ये कार्टोग्राफिक गुणवत्ता इसमें हाई होती है वेक्टर के अंतर्गत। तो यह जो है यहाँ कार्टोग्राफिक गुणवत्ता हाई होती है। ये तो स्टेटमेंट जो है कम जो दिया है, मतलब ये गलत हो जाएगा। यहाँ कम के कारण से ये गलत हो जाएगा। कम्पैक्ट डेटा स्ट्रक्चर और हाई, देखो ये दूसरे वाले में ये बात सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि ईज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग में आसानी होती है। नहीं, यहाँ पर रास्टर मॉडल के अंदर डेटा प्रोसेसिंग करना आसान होता है और उसका कलेक्शन भी यह जो है सस्ता होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी यह रास्टर के लिए सही होंगे, वेक्टर के लिए गलत हो जाएंगे। यानी ओनली बी इज द राइट आंसर इसका आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा गया है द आइडियल टाइम ऑफ डे टू ऑब्टेन एरियल फोटोग्राफ। दिन के समय एरियल फोटोग्राफ लेने के लिए सबसे आइडियल समय कब होता है? अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको, एरियल फोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलता है जब आप वर्टिकल फोटोग्राफी करते हो। तो वर्टिकल फोटोग्राफी के लिए जब सूर्य लंबवत होगा तो शैडो कम बनेगा, तो इसलिए जो है सन इज़ ऑलमोस्ट वर्टिकल जब रहता है वो आफ्टरनून टाइम, यह जो है आप यहाँ पर करते हो ये यहाँ पर एरियल फोटोग्राफी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं लैंडसैट, स्पॉट और आईआरएस। इसके बारे में पूछा गया ये कैसे हैं? तो ये सभी उपग्रह जो है, ये सभी जितने सैटेलाइट हैं, ये किसके उदाहरण देखने को मिलेंगे? ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, चाहे लैंडसैट हो, चाहे स्पॉट हो, चाहे आईआरएस हो। ये सब के सब क्या हैं? सन सिंक्रोनस सैटेलाइट के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है विच एलिमेंट ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर आइडेंटिफाइंग द एलुवियल फैन एंड मियांडरिंग। जब भी आपको जलोढ़ पंख और विसर्प की पहचान करना हो तो आप ये इसके इंटरप्रिटेशन में किस एलिमेंट का यूज करते हो? आप साइज का यूज करते हो, आप शेप का यूज करते हो, आप टोन का यूज करते हो, आप टेक्सचर का यूज करते हो? तो जलोढ़ पंख और मियांडरिंग यानी इसको देखना हो तो आप उसके आकारिकी से पहचानते हो, एस शेप से आप पहचानते हो। तो यहाँ पर जो है आप ये शेप का यूज करते हो। ठीक, मैंने ये इंटरप्रिटेशन के आपको एलिमेंट्स बताए हैं, तो उसके अंदर इसके क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेप से आप यूज करते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा फॉर्मेट इन जीआईएस इज कंपेटेबल विद सैटेलाइट इमेज। सैटेलाइट इमेज के साथ जो है कौन सा डेटा फॉर्मेट सबसे ज़्यादा जो है
ये कंप्यूटेबल है। तो देखो जीआईएस इमेज में जो भी आप फोटोग्राफी करते हो, सैटेलाइट इमेज जब लेते हो, तो वह जो है पिक्सल पिक्सल में आता है, और पिक्सल वाले फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रास्टर डेटा फॉर्मेट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रास्टर डेटा फॉर्मेट। चलो आगे देखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डिजिटल इमेज प्रोसेस इन्वॉल्विंग algorithm that the aggregate unknown pixel into the class interval on a natural grouping each। डिजिटल इमेज प्रक्रिया निम्नलिखित में से जिसमें एल्गोरिथम अज्ञात पिक्सल की जांच करते हैं, उन्हें प्राकृतिक समूहों के आधार पर किस वर्ग में एकत्रित करते हैं। यानी यहाँ पर यह जो है पिक्सल की ज्ञात करने की बात की जा रही है। तो ये ऑप्शन अगर देखोगे, स्पेक्ट्रल इन्हांसमेंट दिया गया है, ये उसके बाद जो है पर्यवेक्षित वर्गीकरण दिया गया है, यह जो है सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन दिया गया है, और इमेज ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ अज्ञात पिक्सल की बात कर रहा है। अज्ञात पिक्सल का मतलब क्या है, तो कि आप जो है पहले आसपास के पिक्सल से आप समानता खोज करके उसको समूहों में ग्रुपिंग करते हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, यह जो है सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज फॉर रास्टर डेटा फॉर्मेट। निम्नलिखित में कौन रास्टर डेटा फॉर्मेट के लाभ नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यह सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है, रास्टर में बिल्कुल बात सही है। यह इजी है, और यह जो है इफ़िशिएंट ओवरलाइंग होता है, ये भी ये आसान तरीका है, ये भी बात सही है। कंप्यूटर कंपेटेबल विथ रिमोट सेंसिंग इमेजनरी, यह जो है रिमोट सेंसिंग इमेजनरी के साथ संगत है, ये भी बात सही है। एप्लीकेशन फॉर नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस के लिए हम वेक्टर डेटा फॉर्मेट का यूज करते हैं, क्योंकि सड़क का मार्ग का अगर दिखाना हो तो रास्टर को पिक्सल जो दिखाते हैं, यह अगर मान लीजिए कि एक सड़क पतली ऐसे गई है, अब इसको पिक्सल में दिखाएंगे तो ऐसे पिक्सल पिक्सल जाएगा, यह एक्यूरेट जो है वैल्यू नहीं बताएगा। तो हमको क्या होगा, इसके लिए बेहतर होता है वेक्टर डेटा फॉर्मेट। तो ये नेटवर्क एनालिसिस में हम वेक्टर डेटा फॉर्मेट यूज करते हैं, न कि रास्टर डेटा फॉर्मेट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज इन रिमोट सेंसिंग हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इसमें किसके का जो है सबसे छोटा वेवलेंथ देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखोगे विजुअल रेंज के अंदर पूरा, तो यहाँ पर सबसे छोटा देखने को मिलेगा बेजानिया पिनाला विजुअल, आप वायलेट से शुरू करते हो, ब्लू का जो है सबसे छोटा आपको देखने को मिलेगा। जबकि सबसे बड़ा इसमें अगर आप देखोगे तो ये विजुअल रेंज में रेड पे ख़त्म होता है, तो विजुअल में रेड, और इसमें टोटल में देखोगे तो इंफ्रारेड रेड से भी बड़ा होता है, तो लास्ट में इंफ्रारेड आएगा। आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। यहाँ रिजोल्यूशन रिलेटेड टू सेंसिटिविटी ऑफ अ डिटेक्टर टू रिकॉर्ड डिफरेंसेस इन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज। चुंबक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के हिस्से में अंतर रिकॉर्ड करने के लिए जो डिटेक्टर का यूज किया जाता है, उसकी संबंधित रिजोल्यूशन को आप क्या कहते हो। उसको हम लोग रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब भी हम सेंसर के यह जो है प्रकाश की तीव्रता की बात करते हैं, उसके स्पेक्ट्रल अंतर को, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। आगे चलें। अगला जो है यहाँ पर, अच्छा इसमें आप ये भी ध्यान में रखिएगा, स्पेशियल रिजोल्यूशन देखते हैं जब अलग अलग स्थानों का अंतर देखना हो, स्पेशियल रिजोल्यूशन देखते हैं। स्पेक्ट्रम बैंड अलग अलग हो तो उसको स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और एक ही जगह का अलग अलग टाइम में अगर यह जो है फोटोग्राफी की गई है और उसमें कंपेयर करते हैं, तो हम टेम्पोरल रिजोल्यूशन के रूप में देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पूछा गया है, असर्शन और रीजन दिया गया है। रिले प्रकाश किरणें आकाश के नीले रंग के लिए जिम्मेदार हैं, और दूसरा कारण दिया हुआ है कि रिले प्रकीर्णन तब होता है जब वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण तरंगों की अपेक्षा छोटा हो। तो बिल्कुल दोनों के दोनों एकदम सही बात है। रिले प्रकीर्णन तब होता है जब आप देखोगे वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण तरंगों की अपेक्षा छोटा होता है, तो पूरा स्कैटरिंग होता है, और यह जो इसके कारण से हमारा आसमान जो है नीला दिखता है। तो ये दोनों सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। हमने आपको मी स्कैटरिंग, रिले स्कैटरिंग और हमने नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग के बारे में बताया है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। भारत में रिमोट सेंसिंग डेटा प्राप्त करने और संसाधित करने का कार्य कौन सा संगठन करता है, तो इसको करता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये इसका मुख्यालय हैदराबाद के अंदर है।
तो NRSC जो है इसका करता है। NRSC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल, अगर आप देखोगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पे है, तो ये जो है हैदराबाद के अंदर इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा, हैदराबाद के अंदर। ठीक, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने कहा वेवलेंथ स्पेक्ट्रम बैंड के आधार पर, तो सबसे छोटा जो है तरंग दैर्ध्य के हिसाब से आपको बैगनी देखने को मिलेगा, या उससे भी अगर ये बैगनी में दिया होगा तो यहाँ अल्ट्रा वायलेट ये जो है देखने को मिलेगा, उसके बाद ब्लू देखने को मिलेगा, फिर ग्रीन देखने को मिलेगा, फिर रेड देखने को मिलेगा, फिर इंफ्रारेड देखने को मिलेगा। तो ये 3 नंबर जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। सबसे यह जो है यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट, फिर ब्लू, फिर उसके बाद ग्रीन, और फिर आप भी विजुअल याद रखे हो उससे भी आप इसको कर सकते हो। चलो आगे देखें अगले क्वेश्चन पे। यहाँ सर्सन रीजन के फिर एक और क्वेश्चन की बात किया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि रडार को सक्रिय सेंसर माना जाता है। रडार जो है एक एक्टिव सेंसर है। कारण इसका दिया है कि दीज सेंसर डिटेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देयर रेंजेज यूजिंग रेडियो वेव। यह सेंसर रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं और अपने सीमाओं का पता लगाता है। बिल्कुल अपना जो है रेडिएशन ये करता है, अपना रेडियो वेव यूज करता है। सन के लाइट पर यह जो है विजुअल रेज पे यह निर्भर नहीं करता। तो मतलब कि यह जो है दोनों सही है, और यह जो है व्याख्या भी कर रहा है। हमने 2 तरह के सेंसर का बात किया था, एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर। तो यहाँ पर जो है आपको इसका ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया, भौगोलिक डेटा के मानचित्रण में कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो भौगोलिक डेटा के मानचित्रण में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंप्यूटर का काम होता है यहाँ पर डेटा को ड्रॉ करना, डेटा को जो है रिट्राइव करना, यानी डेटा को पुनर्प्राप्ति करना, और डेटा को जो है ड्राइंग करना। तो इसका सबसे जो है यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कॉज स्किन कैंसर? इसमें किसके कारण से स्किन कैंसर देखने को मिलेगा? तो आप जानते हो कि यह जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के कारण से जो है स्किन कैंसर देखने को मिलता है, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हो जाएगा। आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। विच फीचर क्रिएट प्रॉब्लम इन सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा? उपग्रह के रिमोट सेंसिंग में कौन सी विशेषताएं जो है ये समस्या पैदा करती है? तो जब हम यहाँ पर रिमोट सेंसिंग करते हैं तो इसमें ऑप्शन दिया है लैंड कवर, उसके बाद जो है क्लाउड कवर, वाटर कवर और वेजिटेशंस। तो इसमें जो है अगर आप देखोगे थोड़ी सी रिफ्लेक्शन, थोड़ी सी रेडिएशन जो है, जब हम विजुअल रेज या फिर इंफ्रारेड का यूज करते हैं उस समय जो है क्लाउड कवरेज के कारण से समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। तो यह जो है क्लाउड कवरेज के कारण से थोड़ी समस्या हो सकती है, खास करके जब आप विजुअल रेज यूज कर रहे हो या इंफ्रारेड यूज कर रहे हो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम यूजेज द वेक्टर एंड रास्टर डेटा? निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली वेक्टर और रास्टर डाटा का प्रयोग करती है? तो जीआईएस सिस्टम जो है, जो यह जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, ये क्या करती है? वेक्टर और रास्टर डाटा का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इजी पूछा गया है। 10⁻⁻6 मीटर की यह जो है अगर रहे तो इसको आप क्या कहते हो? तो इसको आप माइक्रोमीटर के नाम से जानते हो। तो यह जो है क्या हो जाएगा? माइक्रोमीटर आपको देखने को मिलेगा। अगर 6⁹ रहता तो इसको आप नैनोमीटर कहते, तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रोमीटर। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन वायु आधारित प्लेटफॉर्म है? अगर यहाँ पर एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म देखोगे, टावर ये तो धरातल से जुड़ा है, रॉकेट ये जो है यहाँ पर आप देखोगे स्पेस बॉर्न है, या तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बैलून्स, यानी जो गुब्बारे होते हैं ये एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म के एग्जांपल देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रास्टर लेयर इन जीआईएस एंड फोटो ये ग्रामेट्री गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन। यह एक रास्टर लेयर जो है जीआईएस और फोटोग्रामेट्री के अंदर किसकी जानकारी देता है? तो रास्टर डेटा जो है हम लोगों को पिक्सल देता है, यानी यह क्या करता है? एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल पिक्सल देता है, सभी पिक्सलों के गुण की जानकारी हमको देता है। आगे चले, फिर पूछा है लैंडसेट एंड आईआरएस, ये दोनों सैटेलाइट का यूज हम किसके लिए करते हैं?
तो यहाँ पर लैंडसेट और ये IRS सैटेलाइट जो है ये एयर, यहाँ पर आप देखो सॉरी, ये जो है स्पेस बॉर्न रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत यूज होते हैं। या क्या होते हैं, स्पेस बॉर्न यानी अंतरिक्ष आधारित रिमोट सेंसिंग के अंदर जब हमको सेट या फोटोग्रामेट्री करनी होती है तब हम लैंडसेट और IRS का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, नेम ऑफ द फर्स्ट GPS सैटेलाइट। पहला GPS सैटेलाइट जो है श्रृंखला का नाम क्या था? तो नव स्टार जो है ये पहला GPS श्रृंखला था। ये तो एकदम बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। नव स्टार पहला जो है GPS प्रणाली का नाम था। ठीक, इसका जो है यहाँ पर नव स्टार का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो इसका फुल फॉर्म होगा नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम विथ टाइम एंड रेंजिंग, टाइम एंड रेंजिंग, टाइम एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है नव स्टार का। आगे देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिवाइस फॉर द हार्नेसिंग सोलर एनर्जी आज यूज कोटेड विथ, सौर ऊर्जा के दोहन करने के लिए उपग्रहों पर आमतौर पर किसका जो है लेपन किया जाता है? तो हम ये जब भी सौर ऊर्जा का एक्सट्रैक्शन करना होता है तो हम चाहते हैं कम से कम रिफ्लेक्शन हो, तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग किया जाता है इसके अंतर्गत। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ GPS। निम्नलिखित में GPS का कौन सा काम नहीं है? यहाँ पर मेजर प्रिसाइज टाइम, सटीक समय मापना, मेजर ऑफ अर्थवर्क, मिट्टी के काम को मापना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यहाँ तो हम लोग GPS यूज करते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के गति की निगरानी करना, आप ट्रेन में भी जाते हो GPS से आप स्पीड मेजर करते हो, स्थान मेजर करते हो, आप जो है टाइम भी GPS से मेजर करते हो। मतलब यह जो है अर्थ वर्क यानी मिट्टी के कामों को छोड़ करके बाकी सब काम जो है ये GPS के थ्रू आप देखोगे। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम डेट यूज सन एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड रिकॉर्ड द नेचुरल रेडिएटेड एंड रिफ्लेक्टेड एनर्जी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। यानी जब सूर्य की एनर्जी का उपयोग किया जाता है और उसमें जब रिमोट सेंसिंग किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हम जो है ये कैसी ये बोलते हैं, पैसिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं। जब यह ग्रह खुद की अगर ये एनर्जी रिलीज करता है तो उसको एक्टिव रिमोट सेंसिंग, और जब सन के एनर्जी पे आधारित होता है उसको पैसिव रिमोट सेंसिंग के नाम से जानते हैं। आगे देखें अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज अ टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन का उपयोग आप किसमें नहीं करते हो? तो टोटल स्टेशन एक यह जो है सर्वेक्षण उपग्रह है जिसका हम उपयोग क्या करते हैं, एंगल को मापने के लिए करते हैं, क्षेत्रफल को मापने के लिए करते हैं। तो हम जो है इसका उपयोग जो है मौसम के लिए नहीं करेंगे। यह सर्वे के अंदर आपने टोटल स्टेशन देखा होगा। तो यह जो है वेदर फॉरकास्टिंग GPS का पार्ट है। इसको छोड़ करके बाकी जो है सारे कामों को हम करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक GPS के लिए कक्षीय तलों की संख्या और एक कक्षा में उपग्रहों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो आप देखोगे GPS प्रणाली के अंदर ऐसे यह जो है 6 कक्षाएं आपको देखने को मिलेगी। कितनी हुई, 1 2 3 4 5 और एक और कर लो। यह जो है यहाँ पे 6, और हर कक्षा के अंदर आप देखोगे 4 4 जो है सैटेलाइट लगाए गए हैं। एक यहाँ, 2, ये 3 और 4 हर जगह, यानी 6 × 4 24 सैटेलाइट जो है टोटल वर्किंग है एक एट अ टाइम। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर 6 जो है यहाँ पर ऑर्बिट प्लेन, और हर ऑर्बिट प्लेन में 4 4 उपग्रह होते हैं। इसको आप ध्यान में रखोगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट नीडेड फॉर GPS टू डिटरमाइन इट्स पोजीशन प्रिसाइजली। एक सटीक जो है स्थान निर्धारित करने के लिए GPS में कितने उपग्रहों की आवश्यकता होती है? तो हम 3D में जब भी अगर मेजर करना होता है तो ये सटीक स्थिति निर्धारित करने के लिए 3D मेजर करते हैं, और 3D में एक लेंथ के लिए, ब्रेथ के लिए, हाइट के लिए और एक जो है टाइम के लिए, यानी एक साथ जो है 4 उपग्रहों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ एन एक्टिव सेंसर इन रिमोट सेंसिंग फ्रॉम द फॉलोइंग सेंसर। निम्नलिखित सेंसरों में दूर संवेदन में एक सक्रिय सेंसर का उदाहरण आपको बताना है। सक्रिय सेंसर के रूप में अगर आप देखोगे तो हम लेजर स्कैनर जो है ये सक्रिय सेंसर के रूप में देखने को मिलेगा,
क्योंकि यह जो लेज़र सेंसर जो है अपनी खुद की जो है ये लाइट इमिट करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, लेज़र सेंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग जीपीएस। जीपीएस के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है, ये आपको पूछना है। यहाँ पर जीपीएस के अंदर जो है 24 जो है टोटल सैटेलाइट है, ये बात सही है। जीपीएस के अंदर 24 सैटेलाइट है। ये 3 डायमेंशनल जो है पोजीशन पे काम करता है, ये भी बात सही है। भूमध्य रेखा पे ट्रांजिट उपयोगकर्ता लगभग 10 मिनट औसत पर स्थिति प्राप्त कर सकता है। हर 10 मिनट के बाद जो है ये अपडेशन आपको देखने को मिलेगा। और जीपीएस में उपग्रहों को लगभग जो है 1500 किलोमीटर के ऊपर रखा गया है, ये गलत आपको देखने को मिलेगा। ये लगभग जो है 20,200 किलोमीटर ऊंचाई पर ये देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये स्टेटमेंट गलत था। यहाँ गलत ही पूछा है, यानी 4 नंबर जो है ये ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है जीपीएस का उपयोग करके उपयोगकर्ता को स्थिति को विशिष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए कम से कम कितने उपग्रहों के सिग्नल की आवश्यकता होती है। इसके पहले भी हमने ये चर्चा किया था जस्ट कुछ देर पहले कि अगर एक पोजीशन को निर्धारित करना हो तो उस पोजीशन में हमको 3D ये मॉडल लेना होगा, और 3D में आपको 4 सैटेलाइट चाहिए, यानी एक लंबाई के लिए, चौड़ाई के लिए, ऊंचाई के लिए और एक समय के लिए। तो यह जो है 4 सैटेलाइट इसके सही आंसर हो जाएगा। आगे देखोगे वर्टिकल सर्किल दैट इज at the right angle to the meridian and that therefore passes through the east and west point to the horizon is called। एक ऊर्ध्वाधर बिंदु की जो मध्याह्न रेखा समकोण पर होती है और इसलिए क्षैतिज के पूर्व और पश्चिम बिंदुओं को गुजरती है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम प्राइम वर्टिकल के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये प्रधान ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये जो है यहाँ पर प्रधान ऊर्ध्वाधर रेखा वो होती है जो मध्याह्न रेखा के समकोण पर होती है और पूर्व जो है से पश्चिम के बिंदुओं से गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्राइम वर्टिकल हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर जेनिथ एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री द टेलीस्कोप ऑफ द टोटल स्टेशन विल बी। 90 डिग्री से अधिक जेनिथ कोणों के लिए टोटल स्टेशन टेलीस्कोप जो है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर 0 डिग्री जो होता है वो जेनिथ के सीधे ऊपर की तरफ दिखाता है। अगर 90 डिग्री की बात करें तो ये क्षैतिज सतह को दिखाता है, और 90 डिग्री से अगर अधिक की बात करें तो वो नीचे जो है झुका हुआ दिखाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो आप इसका क्या बताओगे कि 90 डिग्री पर ये क्या दिखाएगा? 90 डिग्री, अच्छा यहाँ 90 डिग्री से अधिक पूछा हुआ है, तो 90 डिग्री से क्या दिखाएगा? ये पॉइंटिंग डाउनवर्ड दिखाएगा। मतलब अगर 0 डिग्री पे हो तो यह ऊपर की तरफ दिखाएगा, अगर 90 डिग्री एग्जैक्ट हो तो क्षैतिज सतह को दिखाएगा, और फिर जो है अगर 90 से ऊपर हो तो यह जो है डाउनवर्ड दिखाएगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर एरियल फोटोग्राफ आर स्टडी विद द हेल्प ऑफ। एरियल फोटोग्राफ का हम स्टडी कैसे करते हैं? तो एरियल फोटोग्राफ के लिए हम स्टीरियोस्कोप का उपयोग करते हैं, जहाँ पर 2 डॉट को मैच करके हम 3D इमेज प्राप्त करते हैं। आप इसका इमेज देख सकते हैं गूगल करके स्टीरियोस्कोप का। तो स्टीरियोस्कोप का उपयोग करते हैं 2 एरियल फोटोग्राफी को एक साथ मैच करके उसकी 3D इमेज निकालने के लिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टीरियोस्कोप। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफी इज द वेरिएबल ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हवाई फोटोग्राफ पर पैमाना निम्नलिखित में किसके कारण परिवर्तनशील होता है? तो यहाँ पर जो है जो इसके एरियल फोटोग्राफी के अंदर स्केल में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो रिलीफ के कारण देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार जो है ऊंचाई नीचाई के कारण से जो है इनके जो हमारे सैटेलाइट हैं और उसके ठीक नीचे के जो नादिर पॉइंट है उसमें जो है डिस्टेंस चेंज होते रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? रिलीफ ऑफ द ग्राउंड। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अ जीआईएस सॉफ्टवेयर। इसमें कौन सा जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक, तो अगर आप देखोगे इसमें ईआरडीएस जो है, इसके अलावा मैप इन्फो जो है, आर्क व्यू है, ये सब जो है जीआईएस के या रिमोट सेंसिंग के सॉफ्टवेयर हैं। जबकि अगर आप देखोगे यहाँ ऑटो कार्ड जो है ये एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है।
यह जो है, तो ये कौन सा जीआईएस का सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑटोकाड जो है जीआईएस का सॉफ्टवेयर नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा है द स्पेशियल डेटा इज स्टोर इन कंप्यूटर बाय यूजिंग। स्थानिक डेटा को कंप्यूटर में किसका उपयोग करके संरक्षित रख सकते हैं? तो हम डिजिटलाइजर और स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके हम इनपुट को प्राप्त करते हैं, या डिजिटलाइजर के माध्यम से उसको ट्रेस करते हैं, तो हम डिजिटलाइजर और या स्कैनर के माध्यम से हम जो है स्पेशियल डेटा को संग्रहित कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है द फोटोग्राफ आर नॉट इजी टू। फोटोग्राफ जो है ये किसके लिए इजी नहीं होते हैं? पब्लिश करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, डिकोड करने के लिए, या फिर जो है चेंज करने के लिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर फोटोग्राफ के अंदर, तो एक फ़ोटोग्राफ खींचने के बाद जो उसकी वस्तु की स्थिति या फिर बाकी चीज़ें होती हैं, चूँकि ये डिजिटल इमेज पे होते हैं, तो डिजिटल इमेज में यह जो है इनको चेंज करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। जबकि अगर इमेज होता है, तो इमेज जो रास्टर फॉर्मेट में होते हैं, तो इसको जो है चेंजिंग करना आसान होता है। हालाँकि अगर यह जो है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सिक्योर या स्टोरेज के मामले में भी फ़ोटोग्राफ जो है ये आसान नहीं है, लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, जबकि इमेज को जो पिक्सल में है उसको वेक्टर में बदलकर लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ अगर देखोगे तो इसको चेंज जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा है फोटो ब्लीडिंग। फोटो ब्लीडिंग का अर्थ क्या होता है? फोटो ब्लीडिंग का अर्थ अगर आप देखो यहाँ पर, तो हम फ़ोटो को ये उसके एज तक जो रिप्लेस करते हैं, यानी फ़ोटो प्लेसमेंट अप टू एज, उसको हम क्या कहते हैं? फ़ोटो ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक? यानी यह जो है हम फ़ोटो को इतने किनारे तक फैलाते हैं कि उसका जो है कोई भी सामने बॉर्डर ना दिखे, मतलब लास्ट का कोई बॉर्डर ना दिखे, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको फ़ोटो ब्लीडिंग के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा है विच स्टेटिस्टिकल मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर द ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन बाय यूजिंग जीआईएस टूल्स। भूजल अन्वेषण के लिए कौन सी विधि जो है सबसे उपयुक्त आपको देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर जब भी आपको ढाल निकालना हो, यानी इंक्लिनेशन निकालना हो, या अर्थ के नीचे के अगर आपके सॉइल के बारे में या इस तरह की चीज़ों को पढ़ना हो, तब हम क्या करते हैं? हम ये ओवरले मेथड यूज करते हैं। तो इसका ये क्या हो जाएगा? इंडेक्स ओवरले मेथड। तो ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन को करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर इंडेक्स ओवरले मेथड यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन के जवाब चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटकम ऑफ जीआईएस मॉडलिंग। इसमें कौन सा जीआईएस मॉडलिंग का ये आउटकम नहीं है? कौन सा जीआईएस मॉडल का यह जो है परिणाम नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो यह जो है बाइनरी मॉडल जीआईएस के अंतर्गत यूज होता है। रिग्रेशन मॉडल भी बाई यह यूज होता है। इंडेक्स मॉडल भी। ये आइकॉनिक मॉडल जो है हूबहू दिखाने के लिए, जैसे ग्लोब है, तो ये ग्लोब जो है अगर आप देखोगे तो ये आइकॉनिक मॉडल है, क्योंकि यहाँ फिजिकल यह जो है एक अपीयरेंस दिखाई जाती है जैसे ग्लोब के अंदर। तो यह जो है ये डिजिटलाइजेशन का परिणाम नहीं है। तो आइकॉनिक मॉडल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है अमंग द फॉलोइंग वाटर विच विल हैव द हाईएस्ट स्पेक्ट्रल इन द विजुअल बैंड। इसमें कौन से वाटर का सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा? तो ये अगर आप देखोगे, जितना वाटर जो है प्योर रहेगा, क्लियर रहेगा, उतना ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, और जितना ज़्यादा उसके अंदर सेडिमेंट रहेंगे उतना ज़्यादा वो रिफ्लेक्शन करेगा। तो इसके अंदर अगर आप देखो, तो यह जो है ये क्या आंसर आ जाएगा आपका? जो क्ले फील्ड होगा, यानी जिसमें मिट्टी होगा, वो पानी, मैला पानी जो होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिफ्लेक्शन करेगा। अगले पे आते हैं। द इमेज ऑफ विच सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट इज यूज एज द सबटाइटल ऑफ द कैडेस्ट्रल मैप। किस उपग्रह डेटा उत्पाद के छवि का उपयोग कैडेस्ट्रल यानी भूकर मानचित्र के रूप में उपयोग किया जाता है? तो अगर आप देखोगे, इकोनॉस का जो है उपयोग हम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन की होती है, तो इसके बहुत यह माइनर चीज़ों को अच्छे से दिखा सकती है। तो हम कैडेस्ट्रल मैप के लिए हाई रिजोल्यूशन का उपयोग करते हैं, और इसमें सबसे हाई रिजोल्यूशन इकोनॉस का देखने को मिलेगा। तो इकोनॉस का आप यूज करते हो, यह जो है इस पर्पज़ के लिए।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग रिमोट सेंसिंग पेनिट्रेट वेजिटेशन कवर, निम्नलिखित में कौन सा सुदूर संवेदन सेंसर वनस्पति आवरण को में भेद कर सकता है? कौन जो है, तो जब भी आप देखोगे, जब वेजिटेशंस के अलग अलग संरचनाओं को पता करना हो, यानी एक ही तरह के, तो आप क्या करते हो, इंफ्रारेड का यूज करते हो, खास करके उसमें नियर इंफ्रारेड। यहाँ तो उतना यह जो है अंदर जाकर पूछा नहीं है, केवल इंफ्रारेड भी आप कर लोगे तो बहुत आसानी से आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इंफ्रारेड ऑप्शन में नहीं रहे, सबसे पहले तो इंफ्रारेड है तो इंफ्रारेड चुनना है, इंफ्रारेड में भी अगर आपसे पूछे तो नियर इंफ्रारेड चुनना है। अगर इन केस नहीं रहे इंफ्रारेड, तो आपको माइक्रोवेव अगर मिलता है तो माइक्रोवेव आप चुनोगे, ठीक है, क्योंकि माइक्रोवेव का भी यूज होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीआईएस ऑपरेशन, निम्नलिखित में कौन सा जीआईएस ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा? तो इसमें जो है ये इमेज डिस्प्लेइंग, कंट्रास्ट स्केचिंग, मैप ओवरलेइंग, या फिर जो है इमेज इन्हांसमेंट। जीआईएस ऑपरेशन के अंदर आप यहाँ पर मैप ओवरलेइंग देखते हो, ये जीआईएस ऑपरेशन का एक पार्ट है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम यूज द वेक्टर एंड रास्टर डेटा, ये अभी आपने कुछ देर पहले ही देखा था ये क्वेश्चन, कि ये रास्टर और वेक्टर डेटा जो है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करता है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट सीरीज हैज़ द ओल्डेस्ट सेंसिंग प्रोग्राम, इसमें किसका जो है सबसे पुराना जो है सेंसिंग प्रोग्राम है? तो अगर लैंडसेट सीरीज को अगर आप देखोगे, ये सबसे पुराना प्रोग्राम है, ये 1972 में जो है ये शुरू हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, लैंडसेट सीरीज इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपको मैच कराना है यहाँ पर, ये आपको हमने बताया है IRS सीरीज, मैंने बताया है कि IRS सीरीज जो है इंडिया का है, तो आप दो से मैच करोगे। स्पॉट सीरीज को हमने बताया था कि यह जो है फ्रांस का है। इन इनवीसेट अगर आप देखोगे तो यह जो है यूरोपियन कंट्री का है, और इकोनॉस सीरीज अगर आप देखोगे तो यह जो है USA के अंदर देखने को मिलेगा। तो इससे आप मैच करा लेंगे। यहाँ कोड नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, A का हो जाएगा 2, B का हो जाएगा यहाँ पर 4, C का अगर आप देखोगे हो जाएगा 1, और D का हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन विद द सैटेलाइट इमेज आर जियो एफर्ट, जब उपग्रह छवियों को भू संदर्भित किया जाता है, जियो रेफरेंसिंग किया जाता है, तो निम्नलिखित में क्या होता है? तो इसके कारण से हम जब जियो रेफरेंसिंग करते हैं, जियो रेफरेंसिंग में आप क्या करते हैं, आप जो है एक सैटेलाइट से जो भी इमेज लिया गया, उस इमेज का वास्तविक धरातल के साथ जो है एक्यूरेसी चेक करते हैं। मतलब कि जब जियो रेफरेंसिंग आप करते हैं तो आप पोजिशनल एरर को जो है रिमूव करते हैं, स्थानिक त्रुटियों को आप दूर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत हेल्पफुल भी आपके लिए हो रहा होगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो रहा होगा धीरे धीरे जो है। और सबसे परेशान जो आप थे वो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में थे, और ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के चारों यूनिट को हमने जो है आपको क्वेश्चन के माध्यम से करा दिया। तो यह किसी भी तरह के मुझे नहीं लगता है कि अब आप में पैनिक होगा, या कोई भी अगर आपको परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उसका कोई और उपाय भी किए जाएंगे। तो और भी एक जो बचे हुए सेक्शन हैं, जो बचे हुए यूनिट हैं, जो आपको लगता है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं, यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जानना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताइएगा, उस पर हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।